पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें सिटीजनशिप को रखा गया है। सिटीजनशिप जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक शामिल है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिटीजनशिप को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए, उन प्रावधानों के बारे में आज हम सिटीजनशिप के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए क्या होती है। तो कुछ लोगों का आंसर होगा कि सोना, चांदी या मुद्रा, जिससे वह आगे तरक्की कर सके, ये उस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वहां के लोग, उसके सिटीजन, उसके नागरिक। किसी भी देश के लिए उसके नागरिक सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, क्योंकि नागरिकों से मिलकर ही एक देश का निर्माण होता है। वह देश जो भी कार्य करता है अपने नागरिकों के लिए करता है, और नागरिक जो अपने देश के लिए अपने कार्य करते हैं। तो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके सिटीजन। तो ये वर्ड सिटीजन है क्या? हम बार बार कर रहे हैं सिटीजन, सिटीजन, सिटीजनशिप। तो ये वर्ड सिटीजन क्या है? तो सिटीजन वे हैं जो पूर्ण रूप से, भारत का सिटीजन कौन होगा? तो भारत का सिटीजन वह है जो पूर्ण रूप से भारत का नागरिक है और जिसकी भारतीय राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा है, वह भारत का नागरिक होगा। अब अपने बात करें कि वह नागरिक, वह लोग या फिर वो आदमी जो भारतीय राज्य का पूर्ण नागरिक है। ये पूर्ण नागरिक कैसे होता है? तो पूर्ण नागरिक वह है जिसे सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल सारे राइट जिसे मिले हुए हैं, वह व्यक्ति भारतीय राज्य का पूर्ण नागरिक है। तो कौन होगा सिटीजन? जिसे सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट मिले हुए हैं, उसे इस देश के सिटीजन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो वे लोग हैं एलियंस। एलियंस जिन्हें कुछ राइट्स उपलब्ध हैं लेकिन सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट उपलब्ध नहीं है। तो किसी देश के अंदर दो तरीके के लोग हो गए, एक वे लोग जो यहाँ के सिटीजन है जिन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट मिल रहे हैं, दूसरे वे लोग जो यहाँ के सिटीजन नहीं है लेकिन उन्हें कुछ थोड़े बहुत राइट मिले हैं, जो ऑफिशियल वीजा पर या फिर पासपोर्ट से लिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ जो यहाँ पर आए हैं, उन्हें एलियंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर सिटीजनशिप को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए। लेकिन उससे पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 1947 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ और भारत और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन जब बनाए गए, तो उन दोनों नेशन के लोगों के लिए यह छूट दी गई कि आप यदि भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और यदि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो वह भी जा सकते हैं। भारत से पाकिस्तान भी आप जा सकते हैं या पाकिस्तान से आप भारत भी आ सकते हैं। तो वे लोग लगातार भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से लगातार भारत आ रहे थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह किसे भारत का सिटीजन माने, क्योंकि लोगों का आना लगातार जारी था और वह किसे भारत के सिटीजन के रूप में आगे बताए कि ये लोग भारत के सिटीजन होंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल मेंशन किए। वो आर्टिकल थे आर्टिकल 5 से लेकर के 11। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को वो व्यक्ति भारत का सिटीजन होगा जो ये कंडीशन है फुलफिल करता हो, या फिर जो इस आधार पर यदि भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले रखा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो ये 3 शर्तें पूरी करता हो। पहली कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 5 में क्या कहा? आर्टिकल 5 में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो ये 3 शर्तें पूरी कर रहा हो। वह उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या उस व्यक्ति संविधान निर्माण से पहले या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को भारत का सिटीजन माना जाएगा। दूसरा उन्होंने देखा, जब माइग्रेशन की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि हजारों की संख्या में माइनॉरिटीज वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रही थी, तो उनको लगा कि इन लोगों को हम भारत का सिटीजन कैसे बनाएं। तो उन लोगों को भारत का सिटीजन बनाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 6 मेंशन किया, और आर्टिकल 6 में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले, कि कोई व्यक्ति यदि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से यदि भारत आ गया है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। और यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आया हो तो उस व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा, और उसके बाद 6 महीने तक यदि वह भारत में रह रहा है तो उसे भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति यदि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में आ रहा है तो उसे भारत का नागरिक बना लिया जाएगा, और यदि उसके बाद यदि आ रहा है तो उसे पंजीकरण कराना होगा और उसे भारत में ही रहना होगा 6 माह तक लगातार, तो उसके भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस पाकिस्तान से भारत आ गए। इन व्यक्तियों के लिए उन्होंने प्रावधान किया कि वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से वापस भारत आ गए हैं तो वे व्यक्ति भारत के सिटीजन के रूप में कंसीडर किए जाएंगे यदि इन व्यक्तियों ने पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन दे दी हो, प्रार्थना पत्र दे दिया हो,
और उसके बाद वे 6 महीने तक लगातार भारत में रहे हैं तो उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो 3 व्यक्तियों के लिए किया, जो भारत में जन्म हुआ हो, जो पाकिस्तान से आए हो, जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, उन व्यक्ति के लिए किया। एक उपबंध उन्होंने उन व्यक्तियों के लिए भी किया जो अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं लेकिन वे भारत से बाहर कहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने उपबंध किया जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और वे भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वे व्यक्ति संबंधित एम्बेसी के अंदर, भारतीय एम्बेसी के अंदर अपना पंजीकरण करा ले और उसके बाद उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने आर्टिकल 8 के अंदर क्या बोला, तो आर्टिकल 8 में उन्होंने बोला कि वे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो उन्हें एम्बेसी के अंदर जाकर के, वहां की एम्बेसी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, पंजीकरण कराना होगा और उसके बाद उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इनमें नागरिक के बारे में बताया गया है कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। उन्होंने एक आर्टिकल मेंशन किया, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के अंदर उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता यदि ले लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि संसद किसी भी तरह का विधि या कानून बनाती है। तो इन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 से जिन्हें नागरिकता मिली है या जिन्हें नागरिक बताया गया है, तो ये सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे यदि संसद किसी भी तरह का विधि या कानून बनाती है। तो इससे संसद को इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 10 से कि संसद के पास पावर है कानून बनाने के लिए, और इसे ज्यादा व्यापक रूप दिया गया आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि संसद के पास नागरिकता देने को लेकर और नागरिकता लेने को लेकर सारी शक्ति होगी, यानी कि संसद नागरिकता देने के लिए और नागरिकता छीनने के लिए सभी तरह के कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 में संसद को वह पावर दी गई है नागरिकता के क्षेत्र में सारे कार्य करने के लिए। जब यह प्रश्न पूछा गया कि आपने संसद को इतनी पावर क्यों दी है, तो उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन चल रहा है इस माइग्रेशन को देखते हुए हमने संसद को यह पावर दी है, क्योंकि माइग्रेशन एक टाइम बाद रुकने वाला नहीं है, माइग्रेशन तो लगातार चलेगा और इस माइग्रेशन को देखते हुए व्यक्तियों को भारत का नागरिक कैसे बनाया जाए, तो हमने संसद को इतनी पावर दी है कि वह संसद अलग अलग समय पे परिस्थिति को देखते हुए सभी तरह के कानून और लॉ बना सकती है नागरिकता को लेकर के। 1950 के अंदर लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंदर यह कहा गया कि दोनों देशों की माइनॉरिटीज जो या तो पाकिस्तान से भारत आना चाहती है या भारत से पाकिस्तान जाना चाहती है, तो वे आराम से उन्हें भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने की छूट दी गई कि आप लोग आराम से भारत से पाकिस्तान भी जा सकते हैं और पाकिस्तान से भारत भी आ सकते हैं। अब ये लोग भी पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आ रहे थे और एक सरकार को एक ऐसे नियम की जरूरत थी जिससे हम किसी भी देश के लोगों को नागरिकता दे सके या फिर नागरिकता को छीन सके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कृत्य भी कर रहे थे जिससे उनकी नागरिकता छीनने के लिए सरकार को लगा कि हम इनकी नागरिकता छीन भी ले। तो इन प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 11 का प्रयोग करके सर्वप्रथम एक एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सर्वप्रथम यह बताया गया कि हमें किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे दे सकता है और किसी से नागरिकता कैसे छीन सकते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि हम बाय बर्थ के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो। सबसे पहला क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, यह बोला गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। दूसरा उन्होंने बताया कि बाय डिसेंट, यानी कि वंशक्रम से कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता में से उसके पिता भारत के नागरिक होंगे, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्या बोला गया, वंशक्रम के आधार पे, वंशक्रम के आधार पे बोला कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर हो रहा हो लेकिन उसके पिता यदि भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात आती है कि वंशक्रम के आधार पर, जन्म के आधार पर ना होकर के किसी व्यक्ति को यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस बताई गई, रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप में भारत से संबंधित हैं या भारत से संबंध रखते हैं। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में चला गया हो, उसके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे यदि भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो क्या करे, या कोई व्यक्ति भारत से बाहर चले गया हो और उसने भारत से बाहर की युवती से शादी कर ली हो, वो यदि भारत की नागरिक बनना चाहती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि वह रजिस्ट्रेशन कराए और नागरिकता ले सकती है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रावधान है, तो उसे नागरिकता के लिए अप्लाई करने से ठीक 1 साल पहले तक तो पूरा भारत में रहना होगा
और उससे पहले के 8 साल में से 6 साल उसे भारत में गुजारने होंगे, तो ही वह रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता ले सकता है। तो भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन से कैसे ली जा सकती है? यदि अप्लाई करने से ठीक 1 साल पहले तो पूरा भारत में रहा हो और उससे पहले के 8 साल में से 6 साल यदि वह व्यक्ति भारत में रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब एक बात आती है कि वह व्यक्ति जो ना तो जन्म से भारत का नागरिक है, ना वंशक्रम से नागरिक है, ना ही भारतीय मूल से संबंधित है, भारत से कोई संबंध रखता है, उसे भारत की नागरिकता हम कैसे देंगे? तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती है, एक प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसे भारत की नागरिकता हम दे सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह से नागरिकता मिलती है। एक तो वे लोग जो जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए उन्हें अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने से ठीक 1 वर्ष पूर्व तो वे पूरा भारत में रहे हो और उससे पहले 14 साल में से 11 साल उन्हें भारत में गुजारे हों, तो ही वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्त होकर के भारत में आया है, उस व्यक्ति को यदि भारत में ही रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वह अप्लाई करने से ठीक 1 साल पहले तो उसे पूरा भारत में रहना होगा और उससे पहले के 14 सालों में से 11 साल उसे भारत में गुजारने होंगे, तो उसे नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन में एक प्रोसेस और है कि यदि कोई खास व्यक्ति जिसने संगीत, कला, लिटरेचर, विज्ञान के क्षेत्र में, जिसने संगीत, कला, विज्ञान के क्षेत्र में यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है और यदि वह उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को भारत सरकार अपना नागरिक बना सकती है। तो भारत सरकार किन किन व्यक्तियों को नागरिकता देगी? एक तो दी बाय बर्थ से, एक हुआ बाय डिसेंट से, एक हुआ किससे कि आप भारतीय मूल से संबंधित है तो आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू और एक नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको नागरिकता मिल सकती है। इतने प्रावधानों के बाद हमको लगता है कि अब सारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी अप्रवासी आ रहे थे उन सबकी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया और उन्हें नागरिकता दे दी। लेकिन यदि जनगणना के आंकड़े यदि हम उठा के देखें तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था उससे एक साथ लोग भारत में आ गए थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उससे धीरे धीरे लोग भारत में आ रहे थे। तो जो प्रवास है, जो अप्रवास की समस्या बढ़ती जा रही थी लगातार, और प्रवासी लगातार भारत के अंदर आते जा रहे थे, जो इलीगल तरीके से अवैध अप्रवासी के तौर पर ये भारत के अंदर आते जा रहे थे। तो इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने थी। तो इसे रोकने के लिए 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट जो था उसके अंदर कुछ ऑर्डर इश्यू करवाए और उस ऑर्डर में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत के अंदर आता है तो उसे डिटेक्ट किया जाएगा और उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, उसे भारत से बाहर किया जाएगा। यानी क्या कहा शास्त्री जी ने? कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में आता है तो उसे डिटेक्ट करके उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा और उसे भारत से बाहर निकाला जाएगा, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि यह व्यक्ति साबित करे कि वह भारत का नागरिक है या नहीं है। लेकिन शास्त्री जी अपने कदम पर आगे बढ़ते उससे पहले 1965 के अंदर भारत ने पाकिस्तान से युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो इससे हजारों की संख्या में प्रवासी भारत में आए और शास्त्री जी आगे कुछ करते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और 1967 में देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो इतनी समस्याओं के साथ साथ उनके सामने एक समस्या थी अवैध प्रवास की। अवैध प्रवास को रोकने के लिए उनके सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। जो पूर्वी पाकिस्तान है इसके अंदर बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इस बात को हम शुरू से समझते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान था, एक पश्चिमी साइड में भी एक पूर्वी साइड में भी। पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे उन्हें लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें वह नीचा समझा करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो पाकिस्तान की जो पूरी भाषा है उसे उर्दू घोषित कर दिया कि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू होगी, और उससे जबरदस्ती पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर थोप दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग इससे बेहद नाराज थे और हजारों की संख्या में आंदोलनकारी खड़े हो गए और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन खड़ा कर दिया और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि बांग्लादेश को पूर्ण आजादी मिले और उसे एक देश का दर्जा दिया जाए। इस समस्या से बचने के लिए, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोगों को कुचलने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के जो सदस्य थे, इन लोगों को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ऑपरेशन सर्च लाइट में कहा गया कि जो भी लोग सेपरेट बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं या फिर जो वहां की माइनॉरिटीज हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ करके उनको मारा जाए। इसका अंदेशा होते ही वहां से लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग भाग करके भारत के अंदर आ गए। और भारत के अंदर वे कौन लोग आए? वे या तो वहां की माइनॉरिटीज
या फिर जो वहां के बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के जो समर्थक थे, वे लोग सारे के सारे उठकर बांग्लादेश से भारत के अंदर आ गए। अब ये जो बांग्लादेश से भारत में कहां कहां आए, या तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर आए या फिर ये आए कहां पे, असम के अंदर आए। अब इन 2 करोड़ लोगों को संभालना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत पहले ही इतनी परिस्थितियों से जूझ रहा था, अकाल की समस्या थी, सब तरह की समस्या थी, और अब भारत के सामने 2 करोड़ लोगों की समस्या और थी। इस समस्या से निपटने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया और एक नया सेपरेट नेशन बनाया, जो बांग्लादेश नाम उसका रखा गया, और शेख मुजीबुर रहमान को पहला प्रधानमंत्री वहां का नियुक्त किया गया। यह बांग्ला भाषियों के लिए एक सेपरेट नेशन था। अब उनको लगा कि ये सारी समस्या समाधान इन सारी समस्याओं का हो जाएगा और जितने भी प्रवासी भारत में आए हैं ये सारे लोग चले जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, कुछ प्रवासी तो वहां पे चले गए, लेकिन अधिकतर लोग यहां पर ही रुक गए। अब इन लोगों को बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने 19 मार्च 1972 को शेख मुजीबुर रहमान के साथ एक समझौता किया, जिसे इंदिरा मुजीब अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में कहा कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग भारत में आए हैं उन्हें भारत से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें अवैध प्रवासी की श्रेणी में डाला जाएगा कि अवैध रूप से भारत में आए और इन्हें बाहर निकाल के बांग्लादेश में भेजा जाएगा। लेकिन इस समझौते का सबसे ज्यादा जो विरोध देखने को मिला वो देखने को मिला असम के अंदर, क्योंकि असम के अंदर ज्यादातर बांग्ला भाषी लोग आ चुके थे। क्योंकि जो भी लोग बांग्लादेश से आए थे वो या तो गए थे पश्चिम बंगाल के अंदर या फिर वो गए थे असम के अंदर। लेकिन असम के अंदर रोजगार के साधन बहुत थे, उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा थी, तो रोजगार के साधन वहां पे बहुत ज्यादा थे। इस रोजगार के कारण बहुत सारे लोग असम के अंदर आ गए और अंग्रेजों ने भी उस टाइम के ऊपर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, चाय और कॉफी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या के अंदर जो बंगाल के जो लोग थे उन लोगों को असम के अंदर शिफ्ट किया था। इस समस्या से बचने के लिए आपको सबसे पहले 1951 में नेहरू जी ने एनआरसी कराया था असम के अंदर, असम के ओरिजिनल लोगों को पहचानने के लिए कि ये लोग असम के ओरिजिनल लोग हैं। इन्हें पहचानने के लिए 1951 में सबसे पहले असम के अंदर एनआरसी कराया गया था और अब ऊपर से ये लोग और असम के अंदर आ गए। तो असम के लोगों को लगता था कि ये जो बांग्ला भाषी जो लोग आए हैं इनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा हम सबसे अलग है और ये लोग इतनी संख्या में, इतने बहुतायत में है कि इनसे हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे खान पान को नुकसान होगा। यानी कि ये लोग धीरे धीरे हमारी कल्चर, संस्कृति पर और परंपरा पर कब्जा करते जाएंगे और हमारे लोगों की संस्कृति खत्म हो जाएगी और हमारी डेमोग्राफी इससे पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इस कारण से असम के अंदर इसका सर्वाधिक विरोध देखने को मिला। असम के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे असम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। असम का जो स्टूडेंट यूनियन था उस स्टूडेंट यूनियन ने एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसका नाम बोला गया असम मूवमेंट। इस असम मूवमेंट के अंदर मुख्य रूप से तो इस समझौते का विरोध था। इनका कहना था कि इन प्रवासियों की संख्या असम में इतनी ज्यादा हो चुकी है 1971 से पहले से भी, तो इन्हें असम से बाहर निकाला जाना चाहिए। असम मूवमेंट अपने चरम पे था और 1983 के अंदर इंदिरा गांधी ने IMDT एक्ट जो था, इलीगल माइग्रेशन का जो एक्ट था, इलीगल माइग्रेंट्स का जो एक्ट था, उसके अंदर एक संशोधन और करा दिया और उस संशोधन में उन्होंने लिखाया कि असम के अंदर उन्होंने सिर्फ इसका संशोधन किया और उसमें लिखाया, अब तक यह था कि संबंधित व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस देश का सिटीजन है या नहीं है, इसे साबित करना। जबकि अब यह लिखवा दिया गया, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह साबित करे कि यह भारत का नागरिक है या नहीं है। इसका भी काफी विरोध हुआ। इसे सर्बानंद सोनोवाल केस के अंदर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में एक अलग एक्ट चल रहा है और एक सिंगल राज्य में एक अलग एक्ट है, तो इस एक्ट को उन्होंने खारिज कर दिया गया था। इस फैसले का या इस एक्ट का भी काफी विरोध असम मूवमेंट में हुआ और असम आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी सरकार में आए तो राजीव गांधी इस विषय को लेकर के काफी संजीदा थे। उन्होंने सबसे पहला कार्य किया, 1985 के अंदर असम मूवमेंट के जितने भी नेता थे उनके साथ एक समझौता किया। इस समझौते को उन्होंने असम एकॉर्ड नाम दिया और असम एकॉर्ड में कहा गया कि 1966 से पहले जो लोग असम में आ गए या जो लोग भारत में आ गए उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। 1966 से 1971 के बीच में जो लोग भारत में आए हैं उन्हें भारत का नागरिक तो माना जाएगा, उन्हें सारे अधिकार भी दिए जाएंगे, लेकिन 10 साल तक उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो राजीव गांधी ने क्या कहा कि 1966 से पहले जो लोग भारत में आ गए उन्हें तो भारत का सिटीजन माना जाएगा, लेकिन 1966 से 1971 के बीच में जो लोग भारत में आए हैं उन्हें सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें 10 साल तक नहीं होगा। और 1971 के बाद जो लोग भारत में आए हैं उन्हें उनके डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, उन्हें पकड़ करके और उन्हें भारत से बाहर बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा।
राजीव गांधी के इस कदम के बावजूद भी अवैध अप्रवास रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि भारत के अंदर जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट आया था, इसमें एक नियम था कि वह व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वह भारत का सिटीजन होगा। तो बांग्लादेश से लोग आ रहे थे और उनमें यहां पर शादी करके उनके जो भी बच्चे हो रहे थे वे भारत के सिटीजन के रूप में कंसीडर किए जा रहे थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में एक संशोधन किया और 1987 में उन्होंने एक नया नियम लिखवाया और कहा कि वह व्यक्ति भारत का जन्म के आधार पर वह व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का सिटीजन माना जाएगा जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो वही भारत का सिटीजन माना जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि वह व्यक्ति ही भारत का सिटीजन माना जाएगा जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक जना भारत का नागरिक है, उसे ही भारत का सिटीजन माना जाएगा। 2004 के अंदर इस नियम में फिर से कुछ नया लिखवाया गया। जब समस्याएं रुकी नहीं और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कानून में फिर से संशोधन किया और 2004 में एक नया नियम जुड़वाया और कहा कि वह व्यक्ति ही जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हो या फिर कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा जो पेरेंट्स है वह इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या लिखवाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 2004 के बाद सिर्फ वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता या तो दोनों भारत के नागरिक हो या फिर कोई एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डिसेंट के ऊपर। डिसेंट से कोई व्यक्ति वंशक्रम से कैसे भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में कानून में था कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर पैदा हुआ है यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताता है ये चीज। इसे खत्म करने के लिए 1992 के अंदर नरसिम्हा राव सरकार ने लिखवाया कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर पैदा हुआ है उसे भारत का सिटीजन माना जाएगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 2004 के अंदर अटल बिहारी सरकार ने फिर इसमें संशोधन करवाया और लिखवाया कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर पैदा हुआ है उसे तब ही भारत का सिटीजन माना जाएगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और उसने उनके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर भारतीय एम्बेसी में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और उसके माता पिता एक शपथ पत्र देंगे कि यह व्यक्ति किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखेगा तो ही उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। पता होगा कि अब यह समस्या खत्म हो गई है, लेकिन इस समस्या लगातार चलती जा रही है क्योंकि माइग्रेशन कोई एक टाइम की समस्या नहीं है। यदि कहीं पर किसी एक गरीब देश के अंदर जब रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा सुविधाएं अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है या फिर वहां माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं तो वहां से लोग ऐसी जगह पर प्रस्थान करेंगे जहां पर ये सारी सुविधाएं हैं। तो जब ये लोग लगातार आते जा रहे थे और माइनॉरिटीज अब आ रही थी तो 2016 के अंदर फिर इस एक्ट में संशोधन किया गया और लिखवाया गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली माइनॉरिटीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली माइनॉरिटीज जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और क्रिश्चियन शामिल है, इन सभी 6 धर्मों की माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लिखवाया गया कि इन 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून का काफी विरोध हुआ और काफी हंगामा हुआ, ये हमने सबने देखा था। इसके ऊपर कभी एक विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे, वो आगे देखेंगे। अब तक हमने देखा कि हम नागरिकता दे कैसे सकते हैं। 1955 का एक एक्ट आया जिसमें टाइम पर संशोधन होते गए क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों के साथ साथ संशोधन लगातार चलते जा रहे थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि 1955 के एक्ट में क्या नागरिकता को लेने के लिए भी कोई प्रावधान था कि हम किसी व्यक्ति से नागरिकता कैसे छीन सकते हैं। तो इसके अंदर प्रावधान था, सबसे पहला प्रावधान बताया गया स्वैच्छिक त्याग द्वारा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग देता है तो इसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा बताया बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया कि वंचित करने के द्वारा, यानी कि संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है यदि उस व्यक्ति ने अपनी नागरिकता फर्जी तरीके से ली हो, उस व्यक्ति ने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता ली हो लेकिन नागरिकता लेने के बाद 5 वर्षों में से 2 वर्ष वह जेल में रह रहा हो, यदि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे कृत्य किए हो या हमारे देश की खुफिया जानकारी किसी दूसरे देश को दी हो तो उस व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, या यह व्यक्ति अमूमन बाहर ही रह रहा हो तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी भारत सरकार छीन सकती है। तो इस तरह के प्रावधान नागरिकता देने के लिए और नागरिकता लेने के संबंध में बताए गए थे। तो 1955 में हमने सबसे पहले देखा ओरिजिनल संविधान के अंदर सिर्फ 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा इस बारे में बताया गया था, जबकि 1955 के अंदर बताया कि किस तरह से आपको नागरिकता मिल सकती है और आप नागरिकता छीन सकते हैं। उसके बाद टाइम पर समय पर इनमें संशोधन होते रहे।
इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम एक बात देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर, हमारी संविधान की जो प्रकृति है वह संघीय प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संघ और राज्य दोनों के बारे में बताया गया है। जबकि हमारे नागरिकता जो है वह एकल नागरिकता रखी गई है, जबकि कुछ देशों में जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वहां पर दोहरी नागरिकता की पद्धति को अपनाया गया है। वहां पर जो लोग हैं वे देश के नागरिक होने के साथ साथ एक राज्य के नागरिक भी है, जबकि हमने सिर्फ एकल नागरिकता की पद्धति को अपनाया है। क्योंकि यदि दोहरी नागरिक पद्धति होती है, यदि व्यक्ति देश के साथ साथ राज्य का सिटीजन भी होता है, राज्य का नागरिक भी होता है, तो इससे भेदभाव की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि राज्य लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए हमने सिर्फ एकल नागरिकता का कंसेप्ट रखा और सभी व्यक्तियों की एक नागरिकता, सिर्फ देश की नागरिकता के बारे में हमने हमारे संविधान के अंदर रखा और हमारे संविधान में सिर्फ एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आज हमने पढ़ा कि ओरिजिनल संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या क्या प्रावधान थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में। क्यों संसद को इतनी पावर दी गई कि वह नागरिकता को लेने और देने से संबंधित कानून बना सकती है। कैसे माइग्रेशन एक लगातार चलने वाली समस्या थी और माइग्रेशन को लेकर के संविधान के अंदर जो 1955 का जो एक्ट आया, उस एक्ट के अंदर क्या क्या चेंज हुए, इन सब के बारे में हमने देखा आज के इस लेक्चर के अंदर। तो अगला हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक।